लेट्स कंटिन्यू द अनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो इसमें हम ट्रीटमेंट देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का। तो ये 3 मॉडलिटीज़ से हो सकता है, एक तो ओरल आयरन से, दूसरा पेरेंट्रल आयरन से एंड थर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ओरल आयरन के बारे में देखेंगे। तो आयरन और फॉलिक एसिड की 2 टैबलेट्स दी जाती है पर डे में, और ये ज़्यादा देखा जाता है मतलब इंक्रीज़ कब देखा जाता है आयरन में, कि आफ्टर 3 वीक्स ऑफ गिविंग द आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देखा जाता है कि आयरन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है ब्लड में। ना प्रोफाइलेक्सिस जो है 1 टैबलेट पर डे उसके लिए दिया जाता है प्रोफाइलेक्सिस के लिए। एंड रेट ऑफ हीमोग्लोबिन जो इंक्रीज़ है ना, हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ का जो रेट है वो 0.7 ग्राम पर डेसीलीटर पर वीक होता है, जो इंक्रीज़ देखा जाता है ब्लड में। ना एग्जांपल के लिए, अगर प्रेग्नेंट फीमेल का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम परसेंट है 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे, एंड उसको आयरन फॉलिक एसिड हमने दिया है, तो 3 वीक बाद जो उसका हीमोग्लोबिन होगा वो 8.7 ग्राम हो जाएगा, एंड 4th वीक में उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 9.4 ग्राम हो जाएगा। तो ये पर वीक 0.7 ग्राम बढ़ रहा है। नाउ रेटिकुलोसाइट काउंट एक होता है, ये वो पैरामीटर होता है जो इंक्रीज़ होता है बिफोर द हीमोग्लोबिन। अगर हम उसको चेक करना चाहते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है तो रेटिकुलोसाइट काउंट देख सकते हैं। तो ये विद इन 7 डेज़ क्योंकि इंक्रीज़ हो जाता है, और मैक्सिमम इंक्रीज़ इसमें देखा जाता है 10 डेज़ में। तो 7 to 10 डेज़ में इसका इंक्रीज़ देख सकते हैं हम, तो इसके इंक्रीज़ से प्रोग्रेस पता कर सकते हैं। अगर इंक्रीज़ हीमोग्लोबिन में लेस देन 1 ग्राम परसेंट है तो ये इंडिकेट करता है कि इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स आ रहा है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या आता है? नॉन कंप्लायंस, दैट इज़ वो पेशेंट ने टैबलेट ही नहीं ली है। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमको पेशेंट को पूछना होता है कि उसके स्टूल का कलर क्या है, और अगर वो बोल रहा है कि नॉर्मल कलर स्टूल जा रहा है तो वो झूठ बोल रहा है कि वो उसने टैबलेट ली है, वो उसने एक्चुअल में टैबलेट नहीं ली है। और अगर उसका डार्क कलर स्टूल जा रहा है तो ही उसने टैबलेट ली होगी। देन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या करते हैं, हम सॉल्ट देते हैं आयरन, जो आयरन वाला सॉल्ट है ना उसको चेंज कर देते हैं, उसको फेरस फ्यूमरेट में बदल देते हैं। और अगर फिर भी पेशेंट परचेज़ नहीं कर पा रहा, उसको अफोर्ड नहीं कर पाया, तो फिर हम पेरेंट्रल आयरन देते हैं। इन केस अगर पेशेंट कंप्लायंट है और एडिक्वेट रिस्पॉन्स मिल रहा है तो क्या करते हैं, 2 टैबलेट्स को कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हीमोग्लोबिन 11 ग्राम परसेंट ना हो जाए, और फिर मेंटेनेंस डोज पे हम डाल देते हैं, यानी कि 1 टैबलेट पर डे पे। और फिर वो कंटिन्यू करते हैं मेंटेनेंस डोज को रेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी में, और साथ में 180 डेज़ आफ्टर डिलीवरी, ताकि जो आयरन स्टोर्स है वो रिप्लेनिश हो जाए। ना पेरेंट्रल आयरन को कैसे यूज़ करते हैं, इसको 3 कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। इसके इंडिकेशंस जो होते हैं, फर्स्ट अगर टॉलरेबल नहीं है ओरल आयरन तो, सेकेंड अगर नॉन कंप्लायंस है तो, एंड थर्ड इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन गेस्टेशनल एज। तो गेस्टेशनल एज के बेसिस पे हम उसको दे सकते हैं। नाउ डोज कैलकुलेशन कैसे होता है इसका, गैंजोनी फार्मूला से होता है। तो ये फार्मूला क्या होता है, 2.4 इंटू वेट इन केजी लेते हैं हम, प्री प्रेगनेंसी का वेट लेते हैं, इंटू हीमोग्लोबिन डेफिसिट करते हैं, यानी कि 11 माइनस पेशेंट्स हीमोग्लोबिन, उससे हीमोग्लोबिन डेफिसिट निकल जाएगा, और प्लस 500 mg करते हैं आयरन स्टोर्स के लिए। सो एग्जांपल के लिए पेशेंट का वेट अगर 45 kg है तो प्री प्रेगनेंसी में, तो हीमोग्लोबिन कितना होगा, 10 ग्राम परसेंट अगर है, और नॉन कंप्लायंट है पेशेंट तो डोज कितना होगा, तो 2.4 इंटू 45 करेंगे इंटू 1, क्योंकि हीमोग्लोबिन डेफिसिट 1 है, 11 माइनस 10 1 होता है, एंड प्लस 500 mg कर देंगे, तो इससे डोज निकल जाएगा। ना जो पेरेंट्रल आयरन अप्रूव किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, वो है आयरन सुक्रोज। तो आयरन सुक्रोज को यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है 2nd जनरेशन वाला आयरन सुक्रोज, एंड सेकेंड है फेरिक कार्बोक्सी मेल्टोस, ये बेस्ट होता है, इसको 3rd जनरेशन वाला दिया जाता है। एंड नोट करने वाली एक चीज़ है कि 1st जनरेशन वाला जो आयरन डेक्स्ट्रॉन है वो अब यूज़ नहीं किया जाता है। तो 1 वायल लिया जाता है आयरन सुक्रोज का, जिसमें 5 ml का वो वायल होता है, और पर ml पे 20 mg आयरन सुक्रोज होता है, यानी कि एक वायल में कितना आयरन सुक्रोज हो गया, 100 mg हो गया। तो ऐसे हम 2 वायल्स लेते हैं, यानी कि 200 mg आयरन सुक्रोज लेते हैं,
और टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि 200 mg को डिज़ोल्व कर देते हैं 100 ml नॉर्मल सलाइन में, तो इसका कंसनट्रेशन हो गया 2 mg पर ml। तो इसको हम देते हैं पहले 15 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट देते हैं, और उसके बाद इनिशियली 5 मिनट ऐसे ही दे देते हैं। एंड एनाफाइलेक्सिस चेक करने के लिए ऐसा हम करते हैं, क्योंकि एकदम से हम वो नहीं बढ़ाते डोज को। एंड 5 मिनट्स ऐसा करने के बाद हम फिर ड्रॉप रेट को बढ़ा देते हैं और 80 to 90 ड्रॉप्स देते हैं पर मिनट। और मैक्सिमम इन ए डे हम 200 mg दे सकते हैं आयरन सुक्रोज को, और 1 वीक में 600 mg दे सकते हैं, यानी कि 3 इंजेक्शंस देंगे हम एक वीक में, अल्टरनेट डे इंजेक्शन देंगे उसको। एंड ओरल आयरन को स्टॉप कर देते हैं हम पेरेंट्रल आयरन देने से एक दिन पहले, और एटलीस्ट 4 वीक्स तक पेरेंट्रल आयरन जब भी हमने स्टॉप किया उसके 4 वीक्स तक हम मना करते हैं कि वो ओरल आयरन ना ले। दैन साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है पेरेंट्रल आयरन के? हेडेक होता है, सिर दर्द, चक्कर आता है, नौसिया घबराहट होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एंड डायरिया भी हो सकता है, लूज मोशन, एंड इंजेक्शन साइट का रिएक्शन होता है। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें पेरेंट्रल आयरन देने का इंडिकेशन जो हमने देखा था वो नॉन कंप्लायंस था, और सिर्फ नॉन कंप्लायंस ही उसका इंडिकेशन होता है। तो रेट ऑफ हीमोग्लोबिन जो इंक्रीज़ होता है ना आफ्टर पेरेंट्रल आयरन, वो सेम हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ देखा जाता है जैसा कि ओरल आयरन में था, यानी कि 3 वीक्स के बाद ही हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ मिलता है। 0.7 to 1 ग्राम पर वीक पर डेसीलीटर रेट ऑफ इंक्रीज़ उसका होता है। तो पेरेंट्रल आयरन सिर्फ इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब पेशेंट है वो नॉन कंप्लायंट है, तो हम पेरेंट्रल आयरन दे के ये श्योर करते हैं कि उसने आयरन ले लिया है, क्योंकि हमने खुद ही लिया है। और अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है ग्रेटर दैन 34 वीक्स की, और हम ओरल आयरन के लिए वेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम पेरेंट्रल आयरन देते हैं, क्योंकि ओरल आयरन ज़रूरी नहीं है कि वो ले, इसलिए। ना पेरेंट्रल आयरन के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होता है। तो क्या क्या है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दिया जाता है पेरेंट्रल आयरन, सेकंड हीमोकीमेटोसिस नहीं दिया जाता है, एंड थर्ड थैलेसीमिया मेजर में नहीं दिया जाता है। उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। थैलेसीमिया मेजर कैसे पता चलता है? उस थैलेसीमिया मेजर में नेस्ट्रॉफ टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है, जबकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में नेस्ट्रॉफ टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है। इससे पता चल जाता है। ना मैनेजमेंट ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी क्या होता है? माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर अनीमिया का अलग अलग मैनेजमेंट होगा। अगर माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया है तो गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होता है। तो गेस्टेशनल एज अगर लेस दैन 34 वीक है तो अलग मैनेजमेंट होगा, एंड ग्रेटर दैन 34 वीक्स में अलग होगा। लेस दैन 34 वीक्स अगर गेस्टेशनल एज है तो ओरल आयरन दिया जाता है, उसमें 2 टैबलेट्स पर डे दी जाती है। देन फिर हीमोग्लोबिन हम अगेन चेक करते हैं 3 वीक्स के बाद या 1 मंथ के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 1 मंथ है। देन अगर गेस्टेशनल एज ग्रेटर दैन 34 वीक्स है तो पेरेंट्रल आयरन दिया जाता है, एंड एक और केस में दिया जाता है जब ओरल आयरन नॉन कंप्लायंट है या फिर इंटॉलरेंट है, इंटॉलरेंस हो रहा है उससे, तो भी पेरेंट्रल आयरन देंगे ना। सीवियर अनीमिया के केस में 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन लेस देन अगर 5 है एट एनी गेस्टेशनल एज, एंड सेकेंड अगर हीमोग्लोबिन 5 to 6.5 है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, उसने सिर्फ सीवियर अनीमिया को कैसे डिफाइन किया है, दैट इज़ लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर। तो दोनों केस में एक ही मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग। सो अगर हम ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसमें हीमोग्लोबिन लेस देन 5 एट एनी गेस्टेशनल एज में हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, एंड हीमोग्लोबिन अगर 5 to 6.9 है तो हम गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग देते हैं। तो गेस्टेशनल एज अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 34 वीक्स है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एंड लेस देन अगर 34 वीक्स है तो फिर पेरेंट्रल आयरन देते हैं हम। नाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है थैलेसीमिया मेजर में भी किया जाता है, लेकिन इसमें आयरन नहीं दिया जाता है, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही किया जाता है। नेस्ट्रॉफ टेस्ट पॉजिटिव अगर मिलेगा तो हमको पता चल जाएगा कि थैलेसीमिया मेजर है पेशेंट को। नाउ सेकेंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो इंडिकेशन होता है वो कोई भी अनीमिया हो सकता है जो कि कंजस्टिव कार्डियक फेलियर कॉज करे, तो वो एक इंडिकेशन है।
थर्ड इंडिकेशन होता है एक्यूट, अगर हीमरेज हो रहा है जैसे सीवियर एनीमिया हो रहा है तो। देन फोर्थ इंडिकेशन है बोन मैरो का अगर फेलियर हो गया तो। एंड फिफ्थ इंडिकेशन है अगर लेस देन 5 हीमोग्लोबिन है एट एनी गेस्टेशनल एज एंड लेस देन 5 to 6.9 है एट ग्रेटर देन 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, तो इसका इंडिकेशन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। नाउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है? 1 पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन किया जाता है जो इंक्रीज़ करता है हीमोग्लोबिन को 1 ग्राम% से। तो एक दिन में एक पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, तो ये है कि अगर पेशेंट को हीमरेज बहुत हो रहा है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो उस कंडीशन में ग्रेटर देन 1 ट्रांसफ्यूजन पर डे दिया जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।